किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ उदयवीर जी हैं। ये हिसार हरियाणा से आए हैं। जीवामृत भी लेना है और कुछ खेती का इनका कुछ सवाल था। और आप कैलाश जी हैं, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आए हैं। खेती पर रोज़ बात करता हूँ। तो उदयवीर जी का एक प्रश्न है, वो आप बताइए क्या प्रश्न है। और ये प्रश्न सुनिए, ये प्रश्न उदयवीर जी का नहीं है, ये देश के किसानों की तरफ से एक प्रश्न है, ठीक है ना। तो हम उत्तर देंगे, तो चूँकि वो सब के लिए है। तो आप प्रश्न अपना पूछिए, ज़रा इस पर जोर से बोलना। सभी किसान साथियों को नमस्कार। डॉक्टर सचान साहब को नमस्कार। मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, इतना समय दिया। बहुत दिनों से सोच रहा था, पिछले 1 साल से डॉक्टर साहब को मैं फॉलो कर रहा हूँ और ये सोच रहा था कि कब दर्शन होंगे, मैं जीवामृत लेके कब आऊँगा और इस अभियान का हिस्सा कब बनेगा। मेरे मन में डॉक्टर साहब सबसे पहले मेरा भी सवाल है और बहुत सारे मेरे गाँव के किसान साथियों का सवाल है कि अब ये तो पता चल गया है कि उर्वरकों का ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग करने से अनाज में मतलब वो गुणवत्ता नहीं रहती और अस्वस्थ अनाज हो गया, उसके खाने से अस्वस्थ शरीर हो गए। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही ये जानना चाह रहे हैं कि भाई थोड़े थोड़े जो जागरूक किसान हुए हैं वो चाह रहे हैं कि वो ऊब गए हैं उर्वरकों से, बीजों पे पैसा खर्च करके, पेस्टिसाइड पे पैसा खर्च करके ऊब गए हैं। वो आना चाह रहे हैं जैविक खेती की तरफ, लेकिन उनके मन में एक डर है, भय है कि भाई हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो डाउन आ जाएगी और फिर मेरा काम कैसे चलेगा घर का। तो वो गुणवत्ता की बात है, पहले वो अपने पैदावार के कम होने की वजह से उनके मन में भय है और ये भय सच्चा है ये भय, क्योंकि जिन किसानों ने फॉलो किया है उनकी उत्पादन क्षमता गिरी है। तो इसका एक समाधान बताएं जिससे कि किसान इस ओर प्रेरित हों और इनकी ये समस्या का समाधान हो। डॉक्टर साहब प्लीज। मित्र, आपका जो प्रश्न है वो देश के बहुत सारे किसानों का प्रश्न है। और किसान, कोई संदेह नहीं है कि ढेर सारे फर्टिलाइज़र, ढेर सारे पेस्टिसाइड डाल करके, यानी खेती में जो लागत बढ़ती चली जा रही है उसको लेकर के चिंतित है, ऊब चुका है और कई बार किसान सुसाइड भी करता है। अब देश के बुद्धिजीवी लोग किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई नेचुरल फार्मिंग करो, जैविक खेती करो और ये रसायन बंद करो, पेस्टिसाइड बंद करो, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भोजन की क्वालिटी ख़राब हो रही है, उसकी पौष्टिकता ख़राब हो रही, उसके में टेस्ट वैल्यू नहीं बची है। लेकिन अब किसान कोई जो छोटी सी जोत रखता है, 2 एकड़ का किसान है, और अगर वो ये सोचता है कि मैं रसायन अगर बंद कर दूंगा, पेस्टिसाइड बंद कर दूंगा, तो जो 50 कुंटल अनाज मेरा होता था वो कहीं ऐसा ना हो 20-25 कुंटल हो। ये सोच करके बहुत सारे लोग तो ये बातें सुनते ही नहीं हैं। बोले भाड़ में जाए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, हम इस चूतियापे में नहीं पड़े। घर का खर्चा भी तो चलाना होता है। राइट। अब कुछ किसानों ने इसको फॉलो भी किया। उन्होंने रासायनिक उर्वरक छोड़ दिए, पेस्टिसाइड छोड़ दिया और जैविक खेती करने लगे या नेचुरल फार्मिंग करने लगे। मित्र, है क्या कि रसायनों को छोड़ देना, पेस्टिसाइड को छोड़ देना जैविक खेती या प्राकृतिक खेती नहीं है जी। नो डाउट कि जिस ज़मीन में हम अभी गेहूं बो रहे थे, 30 कुंटल हो रहा था, अगर मैं फर्टिलाइज़र नहीं डालूंगा, खरपतवार नहीं मारूंगा, तो फिर वो 15-16 कुंटल रह जाएगा। अब काम कैसे चलेगा परिवार का, क्या बेचें क्या खाएं। तो प्राकृतिक खेती का मतलब होता है कि हम धरती माँ को कैसे फर्टाइल बनाएं। रसायनों को ऑल ऑफ सडन बिल्कुल बंद कर देना बिल्कुल उचित नहीं है। हम ये बात माने कि जो गेहूं का दाना, मैं गेहूं का, चने का, मटर का, कोई भी फसल जो मैं बीज जमीन में बोऊंगा उसको पालने का काम तो सॉइल करेगी। अभी आप जो फर्टिलाइज़र देते हो, क्यों देते हो? इसलिए देते हो क्योंकि जो क्रॉप आपने खेत में बोई है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, उसको पालने के लिए धरती के पास पोषक तत्व नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ला के देता हूँ।
और किसी ने कहा ये बाहर से लाके मत दो, तो ज़मीन को तो पालने की सामर्थ्य पहले थी नहीं, तो क्या होगा, प्रोडक्शन गिरेगा। ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कि मुझे ज़मीन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है। जब भी प्राकृतिक खेती का, जैविक खेती का दिमाग में आए तो ये तय कर लेना कि अब हमको ज़मीन की उर्वरता को सुधारना है। और ये काम शुरू होता है मित्र बारिश के सीजन से। हर काम का एक वक्त होता है। आप देख रहे हैं कि इस खेत में नाना प्रकार की एक ग्रासेस उगी हुई हैं जिनको आप खरपतवार कहते हो। इसमें 8-10 प्रकार के वनस्पतियां हैं जिनको लोगों ने कहा एक खरपतवार हैं, और जैसे ही ये बारिश होती है उगते हैं, किसान ट्रैक्टर लेके पहुंच जाता है इनको ख़त्म करने। बहुत बड़ी गलती है। अगर मुझे अभी फसल नहीं बोनी तो धरती माता वर्षा के दिनों में, चूंकि बारिश का मतलब है विष्णु भगवान, पानी को हम विष्णु कहते हैं और धरती को माँ कहते हैं। बारिश का समय माता पिता के मिलने का वक्त है और धरती अपना श्रृंगार करती है। अब मैं कहूँगा श्रृंगार करती है या यूँ कहूँगा कि नाना प्रकार की घासें अपने आप उगाती हैं। तो क्यों उगाती हैं, तो ये एक विषय है दर्शन का। तो बारिश के समय में हमें 3-4 काम करने। एक तो खेत की मेड़ बना करके बारिश का पानी रोकना, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा कहते हैं इसको, बारिश का पानी रोकना। कोई तर्क कुतर्क नहीं होना चाहिए, बारिश का पानी रोकना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, मैं अक्सर कहता हूँ ये धरती शिव का स्वरूप है और इसके ऊपर वनस्पतियाँ और वृक्ष माँ पार्वती कहे जाते हैं। जैसे ये जो घासें उगी हैं इसको मैं माँ पार्वती कहता हूँ। ये माँ पार्वती का छोटा स्वरूप है, लेकिन जो बड़े बड़े वृक्ष हैं ना वो पार्वती का थोड़ा बड़ा स्वरूप है। तो खेत की मेड़ बना के पानी रोक लिया, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगा दिए। कई बार यहाँ भी तर्क करते हैं कि छाया मारता है, तो ये दिमाग से हटा दो। पेड़ भी एक क्रॉप है, फल देगा, लकड़ी देगा, ऑक्सीजन देगा, छाया देगा और ज़मीन को प्रोटेक्शन भी देगा। तो मेड़ बनाई, पानी रोका, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाए। अब एक चीज़ और, मैं जैसे कि इस सॉइल में पीछे के दिनों में मैं बहुत सारा पेस्टिसाइड डालता चला आया। पेस्टिसाइड डालने की वजह से इस ज़मीन में अनेकानेक प्रकार के जीव रहते हैं। वो सारे जीवाणु मर गए, केंचुआ मर गया, बिच्छू मर गया, सांप मर गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, सब मर गए। और पेड़ नहीं है तो चिड़ियाँ मर गईं या पलायन कर गईं। तो ज़मीन में जैसे अभी ये घास, अगर मैं यहाँ पेस्टिसाइड डाला होता और ये घास उगेगी, फिर मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा, जब बड़ी बड़ी घास हो जाएगी, मैं सोचूंगा ये कार्बन मैंने बढ़ा दिया, अब ज़मीन फर्टाइल हो जाएगी। ज़मीन में कार्बन तो बना लेकिन ये फर्टाइल नहीं हुई। फर्टाइल का मतलब है जो क्रॉप को पाल सके। क्रॉप को पालने के लिए चाहिए जीवांश, मरे हुए जीवों का अंश। अब ये घास मैंने पलट दी तो दूसरी मैंने फसल बो दी, तो इस घास को कोई फसल नहीं खाएगी। इस घास को छोटे छोटे सूक्ष्म जीव खाएंगे, फिर वो मरेंगे तो मरे हुए जीवों को फिर अगली क्रॉप खाएगी। तो इस ज़मीन में बारिश के सीजन में ही जीवामृत डालना है। बारिश के सीजन में मैं कई बार बोला हूँ, जीवामृत का प्रयोग हमेशा बारिश के सीजन में करना चाहिए। अब उसका भी कारण क्या है, माइक्रोब्स के पास चलने के लिए हाथ पांव नहीं होता। वो एक छोटा सा लिटिल बैलून की तरह है जो पानी के सहारे रन करता है। अब इस सॉइल में जैसे पानी नहीं भरा, लेकिन सॉइल के अंदर पानी है। 4 पार्टिकल्स के बीच में पानी की एक लेयर है, उस लेयर के सहारे वो रन करता है, इधर उधर करता है, मूवमेंट करता है। और जहाँ जहाँ कार्बन उसको दिखता है, कार्बन को चाटता है। सर, रबी की फसल में सिंचाई करेंगे तो चलेगा? रबी की फसल में आपने सिंचाई की और पानी सीपेज हो गया, सूख गया, मुश्किल से आज सिंचाई करके आए हो गेहूँ में, 18 दिन के बाद फिर पानी लगाते हो। कंटिन्यूटी में बारिश के समय में कंटिन्यू 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने तक
सॉइल में वो मॉइस्चर रहता है 20% से अब, इसलिए काम ये बारिश में शुरू करना है। और रबी में तो फिर अगर बारिश में मैंने कर लिया तो रबी में शायद करने की ज़रूरत भी ना पड़े, है ना। लेकिन अब कुछ लोगों ने कहा नहीं हम तो गेहूं बोते हैं, हम तो बारिश में करें, गेहूं की फसल से शुरू करेंगे, तो ये गलती है। जीवामृत का प्रयोग बारिश में करना है। तो जीवाणु हुए, जब जीवाणु यहाँ गए तो इस धरती में जो कुछ पहले से कार्बन पड़ा था उसको अपना शिकार बनाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे और मरेंगे। तो अब अगली फसल जब बोगे तो फसल को कुछ जमीन ज़्यादा दे पाएगी, ठीक है ना। अब जैसे फसलों को आज किसान क्या देता है? यूरिया, डीएपी, पोटास, कुछ लोग सल्फर, कुछ लोग जिंक। डालते हैं। अनादिकाल पहले से, आज के 50 साल पहले ना कोई यूरिया, ना कोई डीएपी, ना कोई जिंक, ना कोई सल्फर, ना कोई पोटास, कुछ नहीं था दोस्त, कुछ नहीं। 17वीं शताब्दी में कुछ भी नहीं देते थे, फिर भी ये देश दुनिया को खाद्यान्न परोसता था, यानी 34% खाद्यान्न यहीं होता था। इधर क्या हुआ पीछे कि मैंने जैसे आज के 70 साल पहले हमारे देश की ज़मीनों में जो जीवांश कार्बन था 0.6 था, आज वो घट करके 0.3 रह गया। और मैं नेचुरल फार्मिंग करना चाहता हूँ, तो इसमें हमें जीवांश बढ़ाना है। दो ही काम है, जीवांश को बढ़ाना। तो पहली साल मैंने जीवामृत डाला, फास्फेट नहीं डाली। मेरा दावा है जीवामृत कायदे से डाल दिए, फास्फेट की कोई ज़रूरत नहीं है। यूरिया दे देना, यूरिया देना, आपको फास्फेट, पोटास, जिंक, सल्फर कुछ नहीं देना, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इस जमीन में है। नाइट्रोजन एक ऐसी चीज़ है जिसको कार्बन में ही नाइट्रोजन होती है। रियल जो नाइट्रोजन है होती है, जैसे बारिश के पानी से या तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जैसे मिलती है हमको, या फिर रबी में हम यूरिया के माध्यम से देते हैं। तो यूरिया के माध्यम से दी गई जो नाइट्रोजन है वो या तो लीच कर जाएगी और जब खेत सूखेगा तो इवेपोरेट कर जाएगी। कार्बन को रोकने की सामर्थ्य है कार्बनिक पदार्थ में या कार्बन में। कार्बन की मात्रा जब जमीन में बढ़ जाएगी तो नाइट्रोजन को भी देने की जरूरत नहीं है। 0.3% जहाँ कार्बन है वहाँ तो नाइट्रोजन अभी देनी पड़ेगी, लेकिन जब आपके खेत में 0.6, 0.7 और 1% नाइट्रोजन हो जाएगी, मतलब ह्यूमस हो जाएगा, तो नाइट्रोजन भी नहीं देनी। तो आपका जो सवाल था किसान भाइयों कि हम खेत की मेड़ नहीं बनाना चाहते, बरसात का पानी बहता जाएगा। हम खेत की मेड़ पर कोई पेड़ भी नहीं लगाना चाहते, क्योंकि कहेंगे साहब गाय खा जाएगी, वो बकरी खा जाएगी और छाया मारेगा। खेत में पेस्टिसाइड अभी भी डालते रहेंगे। नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है भगवान की पूजा। प्राकृतिक संसाधनों में दो संसाधन हैं, जमीन और जल। जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाने पर विचार करना, वर्षा जल माने वर्षा के पानी को खेत में रोकने का प्रयास करना। ये दो प्राकृतिक संसाधनों की पूजा मैंने कर ली। फिर बायोडाइवर्सिटी यानी कि वनस्पतियां और जीव, तो खेत की मेड़ों पर पेड़ लग गए, और जीव यानी पेड़ लग गए तो पक्षी आ गए। मैंने पेस्टिसाइड डाला नहीं, जीवामृत और डाल दिया, तो जमीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। अब आप खेती शुरू करिए। तो धीरे धीरे हमको दिमाग लगाना है क्या चीज़ मैं बंद कर दूं। अब जैसे किसी किसान ने पहली साल जब जीवामृत डालेगा ना, तो भूमि जनित बीमारियां तो आएंगी ही नहीं। जैसे बरसात में आपने जीवामृत डाल दिया ना, रबी में आप टमाटर, मिर्चा, बैंगन कुछ भी करते थे, चना की खेती करते थे, चने में विल्ट लगता है, टमाटर में रोग लगते हैं, मिर्चा में रोग लगते हैं। जमीन से जन्म लेने वाली बीमारी को तो जीवामृत के जीवाणुओं ने वहीं का वहीं किल कर दिया। मेरा तजुर्बा है, अगर कोई किसान सब्जी की खेती में 50-60 हज़ार रुपए का पेस्टिसाइड उसको डालना पड़ता है, मैं कहता हूं कि तू 2 एकड़ में टमाटर या मिर्चा या केला या अंगूर की खेती करता है, 1 एकड़ में बरसात के सीजन में जीवामृत डाल दो और 1 एकड़ में मत डालो। आप पाएंगे
कि जिसमें जीवामृत डाला है उसमें बीमारियां भूमि जनित मिट्टी से नहीं लगेंगी, ठीक है ना। तो मित्र, प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में कदम ताल मिला करके जीना, लालच छोड़ देना। और फिर बताऊं, जैसे इन्होंने कहा कि उपज आधी रह जाएगी, तो उपज आधी की चिंता करेंगे कि अपनी ज़िंदगी की चिंता करेंगे? आज हालात क्या हैं? आज उपज तो खूब है, फिर भी प्रॉफिट कहाँ है? एक किसान डर गया, आपके अनुसार एक किसान डर गया कि साहब 30 कुंटल का 15 रह जाएगा। जब 15 रह जाएगा तो ये मानिए कि 6-7 कुंटल के बराबर का तो आपने बचा लिया पहले, फिर भी 15 रह गया। तो जब देश में गेहूं का उत्पादन कम होगा, मार्केट तभी आपको मिलेगा। जो 2300 रुपये कुंटल है वो 3000 रुपये कुंटल तभी जाएगा। अभी क्या है मित्र, और सुन लेना, आप पैदावार बढ़ाने के लिए लागत बढ़ाते जा रहे हो और आपकी उपज का मंडी में भाव गिरता जा रहा है। अर्थशास्त्र का नियम है कि बाजार में किसी भी वस्तु का जो मूल्य है ना, वो मांग और पूर्ति के आधार पर चलता है। हम देश के किसानों ने आवश्यकता से अधिक फल, आवश्यकता से अधिक सब्जियां, आवश्यकता से अधिक गेहूं, आवश्यकता से अधिक गन्ना, आवश्यकता से अधिक धान पैदा कर दिया, डंप कर दिया, बैलेंस नहीं बनाया, भाव तो गिरेगा मित्र। इसलिए खेती का मतलब बाजार आधारित खेती नहीं। खेती का नियम होता है, खेती अपने लिए करेंगे। खेती किसके लिए करेंगे? अपने लिए करेंगे, अपने संसाधनों से करेंगे, अपने श्रम से करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे। अभी खेती क्या है? खेती बाजार के लिए करते हैं, बाजार के संसाधनों से करते हैं, बाजार के दिमाग से करते हैं और ट्रैक्टर से करते हैं। यानी ना श्रम करते हैं और ना अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो सब एक छोटा सा पर्सन इसी से रिलेटिव है मेरा, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, कि जैसे मेरी गेहूं हुई, मेरे 15 क्विंटल हुई या 18 क्विंटल हुई या 12 क्विंटल हुई खेत में, तो ऐसी कोई लैब स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है कि मैं किसी को बोलूं कि भाई ये जैविक है, ऑर्गेनिक है, उस गेहूं को ले जाऊं और दूसरे खेत की गेहूं को ले जाऊं आधा किलो को, वो सैंपल मैं चेक कराऊं कि मेरी गेहूं की गुणवत्ता बढ़िया है और इसकी कम है। 4 आदमियों को अगर मैं ये बात समझा पाऊं तो मेरी गेहूं का रेट भी अच्छा मिलेगा अगर कम पैदावार। ऐसी कोई लैब है? पहले सुनिए आप, साइंस में जब भी आप जाएंगे वहाँ कोई निदान नहीं है। ऐसी कोई लैब हैं। मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनिक गेहूं है, इनका इनऑर्गेनिक गेहूं है, आप अपना ले गए, इनका ले गए, और लैब वालों ने सही टेस्ट भी कर दिया कि भाई तुम्हारे गेहूं में कोई कंटामिनेशन नहीं है, और इनके वाले बोले इनके बारे में वीडीसाइड का और यूरिया का या उसका फंजीसाइड का है कंटामिनेशन। अब आप ये किसको बताएंगे कि साहब मेरा गेहूं अच्छा है तो अपने पास रखिए। एक और प्राकृतिक खेती में, जैसे अभी आपने कहा डर रहा है, एक और मैं बता दूं कटु सत्य, किसान देश का प्राकृतिक खेती इसलिए ना करे कि उसका उपज का भाव ज़्यादा मिलेगा। कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो किसान को उसकी उपज का भाव ज़्यादा दे दे। कारण कि जब बिना रसायन के, अब है क्या सर्टिफिकेशन में, क्या नेचुरल फार्मिंग के सर्टिफिकेशन में क्या है, एक किसान जब सर्टिफिकेशन कराने के लिए आगे बढ़ेगा, 2 चीज़ें मन में आए कि अगर मेरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मुझे बाज़ार में भाव अच्छा मिलेगा। तो वो सर्टिफिकेट लेने में बहुत एनर्जी डाल दिया, प्राकृतिक खेती तो की नहीं और सर्टिफिकेट मिल गया। अब कुछ बेचने वाले भी हैं, भाई तेरा सर्टिफिकेट है तो ले आ, 2300 की बजाय हमसे 2500 ले ले गेहूँ। उन्होंने 2500 में सिर्फ गेहूँ उठा लिया और वो उसको 50 में बेच रहे हैं। क्या कि मैं उन किसानों का गेहूँ दे रहा हूँ जो प्राकृतिक खेती करते हैं। ये देखिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना जी। मित्र, प्राकृतिक खेती सिर्फ इसलिए करिए क्योंकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है, इस धरती माता को जिंदा रखना है और आपको हेल्दी रहना है। ये लालच में फंसे थे तभी तो केमिकल फार्मिंग पे मैकेनाइज फार्मिंग में आए।
और फिर प्राकृतिक खेती के नाम पर फिर लालच, यानी एक बार ठोकर लग गई दोबारा फिर ठोकर खाने को तैयार है। तो प्राकृतिक खेती की पवित्रता ये कि मेरा विचार पवित्र हो किसके प्रति, भगवान की व्यवस्था के प्रति। धरती भगवान की व्यवस्था है, पानी भगवान की व्यवस्था है, जीव जंतु वन वनस्पतियाँ भगवान की व्यवस्था है। जो भगवान की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ काम करेगा उसको भगवान जो है ना आशीर्वाद देगा। नमस्कार।